नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये करंट इशू है लोक रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रेसिडेंट। अब हम इसकी प्रक्रिया देखेंगे, इसके जो है रूल देखेंगे और हम इसके बारे में देखेंगे, प्रेसिडेंट देखेंगे, मतलब इसके पूर्व का उदाहरण क्या-क्या रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोकसभा स्पीकर को हटाने के संदर्भ में हम देखेंगे एन एनालिसिस ऑफ आर्टिकल्स 94C एंड आर्टिकल 96 एंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द चेयर। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार जो है एनालिसिस देखेंगे, आर्टिकल 94 का सी और जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखेंगे जो है पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है स्पीकर के खिलाफ, इसके पहले भी जो है लाया गया था लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। तो इसमें क्या कंटेक्स्ट है, आखिर इसमें ओम बिरला के खिलाफ जो आया है अविश्वास प्रस्ताव उसके लिए। तो इसकी शुरुआत जो है अभी हाल ही में चर्चा हुई है कि 10 फरवरी 2026 को इसके विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है और इसमें कहा गया अपोजिशन पार्टी ने क्लेम किया है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द इनकम्बेंट ऑफ लोकसभा स्पीकर, जो अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है उनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने का जिक्र किया है। तो इसका सिग्निफिकेंस की बात करें, इन्वोक्ड ए रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू चैलेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ द चेयर, और ऐसा इसलिए लाया गया है क्योंकि ये नियमों के अनुसार जज की प्रक्रिया में होती है। कहा टू इन्वोक्ड रेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू चैलेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ द, मतलब जो है अब इसमें बात किया गया है लोकसभा के स्पीकर में जो है तटस्थता नहीं है, न्यूट्रलिटी नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल नहीं है और ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक है। इसी कारण इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाने का बात किया गया है, चैलेंज किया गया है चेयर, क्योंकि ये पक्षपाती हैं, ये बायस करते हैं, अनबायस, जबकि जो है स्पीकर को अनबायस्ड होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। यही आरोप है विपक्षी दलों का। स्टेटस अभी क्या टू एग्जामिन द प्रोसेस एज द रूल, और इसके खिलाफ जो है नियमों के अनुसार जांच की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या होगा। रूल कहता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इसे जब भी हटाया जाएगा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब देखते हैं अपोजिशन मूव्स ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। किस प्रकार जो है भारत के जो है अपोजिशन पार्टी ने एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध। इसमें जो है किस प्रकार से इसका शुरुआत हो रही है इस सदन में। द अपोजिशन ऑन ट्यूसडे 10 फरवरी मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मतलब अपोजिशन पार्टी के नेताओं द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है लोकसभा में ओम बिरला के विरुद्ध में। लोकसभा सोर्सेज सेड दैट इट वुड बी एग्जामिन्ड एंड प्रोसेस एज पर लाइन, और लोकसभा का स्रोत हमें बताता है कि ये जो है प्रक्रिया के द्वारा, कानून के द्वारा ही की जा सकती है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होगा और उसी के द्वारा ये किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ग्रीवेंस व्हाई द मोशन एंड मूव्ड, और इसमें आखिर क्या शिकायत है, क्यों ऐसा प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, ओम बिरला जी के खिलाफ क्यों लाया जा रहा है। तो इसका पहला तर्क दिया जा रहा है कैंसिलेशन ऑफ पीएम स्पीच, मतलब जो प्रधानमंत्री का भाषण होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया, और एलिगेशन रिगार्डिंग द सडन कैंसिलेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल्ड एड्रेस, मतलब एक आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभिभाषण होने वाला था उसको अचानक से कैंसिल कर दिया गया।
आखिर क्यों? ये एक आरोप लगाया जा रहा है। सेकंड आरोप लगाया जा रहा है लिमिटिंग द अपोजिशन, और अपोजिशन को लिमिट किया जा रहा है। मतलब उस जो भी अपोजिशन पार्टी का बोलते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है या पक्षपात किया जा रहा है। रिफ्यूजल टू अलाउ लीडर ऑफ opposition LOP Rahul Gandhi to quote from the speak about General M नरवणे अनपब्लिश्ड मेमोर। मतलब ये बताया जा रहा है कि LOP को बोलने नहीं दिया जा रहा है कि जनरल M नरवणे जी की जो इतिहास से जुड़ी हुई किताबें हैं, जो पुरानी चीजों को वो जिक्र नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और इसके कारण जो है पार्टीशन कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब पक्षपात आचरण का ये आरोप लगाया जा रहा है ओम बिरला जी के विरुद्ध। Accusations of defamatory remarks against opposition member and claimed that the PM faced security risks inside the home। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है, एक्वेशन लग रहा है, कहा जा रहा है, डिफेंट्री मार्क में कहा जा रहा है, अपमानजनक टिप्पणी की बात की जा रही है कि पक्षपात का आरोप के तहत ये कहा गया प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा के लेकर उनको बोलने नहीं दिया जाता है, हाउस में बोलने नहीं दिया गया, ऐसा जो स्पीकर का मानना है कि ये रिस्क। इसी कारण रूल्स ग्राउंड फॉर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसलिए जो है इस ग्राउंड के बिहाफ पर, मतलब इस आधार पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रक्रिया की बात की जा रही है। तो अब हम भारत के संवैधानिक पहलुओं को देखेंगे, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल क्या कहता है 94 का सी और 96। तो इसके जो है अनुच्छेद 94 का सी कहता है द स्पीकर में रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर को तभी हटाया जा सकता है उसके पद पर जब एक प्रस्ताव लाया जाए, मस्ट, और ये साथ ही साथ must be passed by a majority of all the member of house effective measure। मतलब ये पास कैसे होगा? मस्ट, इसे पास कराया जाए मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी के ऑल द मेंबर ऑफ हाउस, सभी के मिलाकर। और ये आर्टिकल 96 क्या हमें बता रहे हैं? The speaker cannot preside over a sitting of house while a resolution for the removal is under consideration। 96 कहता है कि स्पीकर जो है पीठासीन नहीं रह सकता है जब उसके विरुद्ध में प्रस्ताव लाया जाए यदि रिमूवल हुआ। नोट कर रहा है द स्पीकर रिटेन द राइट टू स्पीक इन टेक ए पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग, लेकिन स्पीकर को बोलने का अधिकार दिया जाएगा, वो प्रोसीडिंग के तौर पर रहेंगे, मतलब वो सदन के ही सदस्य होते हैं, कार्रवाई में वो खुद रहेंगे क्योंकि उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वो एज ए सांसद भी रहते हैं, बाद में उसको रूलिंग पार्टी जो है चुनती है, तो वो आगे चल के रूलिंग पार्टी जब चुन लेती है तो उसे स्पीकर बनाया जाता है। जब बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन एंड रेजिग्नेशन, अब किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा दिया जा सकता है, तो इसका कहता है न्यूक्लियर ऑप्शन, सबसे न्यूक्लियर ऑप्शन है ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 के तहत ए स्पीकर इज रिमूव्ड इफ डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री एंट्री अंडर द सेक्शन 7 and 8 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951। मतलब स्पीकर को तभी अयोग्य घोषित किया जा सकता है अंदर सेक्शन 7 और 8 में रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के तहत बताया जा रहा है। और वॉलेंट्री एग्जिस्ट रिजाइनेशन, मतलब किस प्रकार वो स्वेच्छा से जो है हट सकते हैं अपने पद से या इस्तीफा देते हैं, उसी के तहत आर्टिकल 94 पर आता है द स्पीकर में रिजाइन बाय राइटिंग अंडर द हैंड एड्रेस टू डिप्टी स्पीकर। और इसके लिए एक हैंड रिटन वो लिखेंगे डिप्टी स्पीकर को कि वो अपना स्वेच्छा से पद त्यागना चाहते हैं। अब क्या प्रक्रिया है? प्रोसीजर, स्टेप, इनिशिएशन एंड नोटिस। अब क्या प्रोसीजर रहेगा इसको इनिशिएट करने, मतलब शुरुआत का
तो इसके लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत ऐसे होगी, नोटिस सबमिशन। पहले एक नोटिस दिया जाएगा, रिटन नोटिस मस्ट बी सबमिटेड बाय ए मेंबर और टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। और इसके लिए एक नोटिस लिखित दिया जाएगा, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ द 14 डे रूल, इसके पहले जो 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा, ए रिजोल्यूशन कैन नॉट बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन। कम से कम इसके भी अचानक से ये प्रक्रिया नहीं ला जा सकती, इसके लिए आपको पूर्व से ही नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले, ऐसा हमारे संविधान में जिक्र किया है। अब ड्राफ्टिंग कंडीशन क्या है, चार्ज मस्ट बी स्पेसिफिक, क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड फ्री एंड डिफेमेटरी लैंग्वेज। और ये जो चार्ज जो है एक क्लियर रूप में होना चाहिए, एक्सप्रेस किया, फ्री फ्रॉम डिफेमेटरी मतलब अपमानजनक टिप्पणी इन्होंने किया, ऐसा एक क्लियर लिखा होना चाहिए, ड्राफ्ट तैयार करके देना पड़ेगा, तभी ये हट सकते हैं आगे की प्रक्रिया के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि प्रोसीजर स्टेप 2। अब अगला प्रोसेस क्या है, जब इतना वो 14 दिन पूर्व नोटिस दे देगा और ये क्या कहते हैं लोकसभा जनरल सेक्रेटरी को जब दे देगा, फिर ड्राफ्टिंग तैयार करेगा। इसके बाद की प्रक्रिया जो है प्रोसीजर स्टेप 2 कहता है एडमिशन एंड डिबेट कहता है। एडमिशन हर्डल मतलब इसके दौरान क्या क्या बाधाएं आएगी, रिक्वायर्ड सपोर्ट एट लीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द एडमिटेड। और इसके लिए कम से कम 50 पार्लियामेंट के सांसदों की जरूरत होगी। और इसके बाद जो प्रोटोकॉल है अगला, डिबेट प्रोटोकॉल, स्पीकर स्टेप्स डाउन फ्रॉम द चेयर। और इसके बाद जो है डिबेट होगा, स्पीकर को किस प्रकार से उनके पद से हटाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर और पैनल मेंबर प्रिसाइड, और जो है कार्यवाहक जो है अध्यक्ष बनेंगे डिप्टी स्पीकर या पैनल के जो सदस्य होंगे वो। स्पीकर हैज राइट टू डिफेंड देमसेल्फ ऑन द फ्लोर, और स्पीकर को ये अधिकार है वो अपने आप को डिफेंड कर सके, फ्लोर टेस्ट जिसे कहते हैं, अपने आप को बहुमत साबित करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब बात करने वाले हैं प्रोसीजर स्टेप थर्ड। अब तीसरा जो है प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया होगी, द वोट इफेक्टिव मेजोरिटी। और यह जो प्रक्रिया होगा इफेक्टिव मेजोरिटी के आधार पर, जिसे हम प्रभावी में कहेंगे, प्रभावी मेजोरिटी के आधार, बहुमत के आधार पर किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ हाउस। और संविधान के अनुसार जो आवश्यकता होगी मेजोरिटी का, उसकी बात की जाएगी। तो इसमें जो है इफेक्टिव जो स्ट्रेंथ होगा इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। और इफेक्ट प्रभावी में होता है जितना सदस्य होगा टोटल, उसमें वैकेंसी जितना खाली रहेगा। जैसा कि हम मान लीजिए 543 सीट है अभी लोकसभा में, जिसमें से 3 जो है अभी वर्तमान में एंग्लो इंडियन के तहत इसको रिमूव कर दिया गया है, तो कुल बचे 540 सदस्य। तो इस आधार पर जो हम बहुमत का जो गणना किया जाएगा इस 540 के बेसिस पर किया जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर जब गणना की जाएगी तो इसका जो है बहुमत का आंकड़ा जो है 270 + 1 होगा। जैसा कि मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू इफेक्टिव मेजोरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जब बात करेंगे तो बहुमत का आधार जो होगा मेजोरिटी रिक्वायर्ड इफेक्टिव स्ट्रेंथ बाय 2 + 1। जैसा कि 540 मेंबर हैं, 3 अब्सेंट हैं, तो कुल जो है बटा 2 + 1, ये इसका जब आंकड़ा करिएगा तो 271 इसका आंकड़ा पहुंच जाएगा। इस आधार ये होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इलेक्टिव स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ द वैकेंसीज। इसके बाद हम बात करेंगे दिस इज द हायर देयर शुड बी देन द स्टैंडर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी यूज फॉर ऑर्डिनरी। इस तरह का जो है स्टैंडर्ड जो है प्रेजेंट और वोटिंग मेजोरिटी के आधार पर ऑर्डिनरी बिल जब आता है साधारण में लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, मतलब ऐतिहासिक रूप दृष्टिकोण के आधार पर हम देखेंगे कौन पहला केस कब आया लोकसभा का जो स्पीकर को जो
महाभियोग यहाँ नहीं कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, जब वो अपना जो है बहुमत खो बैठे, मतलब लोगों का विश्वास खो बैठे तो पहला केस आया हमारे संविधान में 1954 में जीबी मावलंकर जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे उनके खिलाफ आया था। फर्स्ट मोशन मूव बट डिडंट सक्सीड 1954 में लाया गया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद जो है दूसरा केस 1966 ईस्वी में हुकुम सिंह के विरुद्ध आया। सेकेंड ये भी पूरी तरह से फेल हो गया और पहला दूसरा दोनों फेल। इसके बाद जो है 1987 ईस्वी में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है बलराम जक्कर के खिलाफ, थर्ड अटेम्प्ट से। ये भी उसी तरह, ये भी सक्सेसफुल हो गया, ये भी अनसक्सेसफुल हो गया, तीनों। नो स्पीकर हैज बीन एवर बीन सक्सेसफुली रिमूव थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया से कभी भी भारत के लोकसभा स्पीकर को नहीं हटाया जा सका। ओके, इसके बाद एक्सेप्शन अब बात है नीलम संजीवा रेड्डी का। ये जो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जो है द ओनली स्पीकर टू हैव रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ये पहले स्पीकर है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका कारण ये था रिजाइन टू कंटेस्ट प्रेसिडेंट। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्हें जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। ये पूछ सकता है कौन ऐसे स्पीकर है भारत के जो कि स्पीकर के बाद जो है राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। तो दे ओनली स्पीकर टू लेटर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। जैसा कि मैंने बताया, ये एक लौते ऐसे स्पीकर है जो आगे चलकर भारत के जो है राष्ट्रपति के तौर पर भी बने। अब इसका क्या आउटकम निकला, आउटकम एंड सिंबोलिज्म ओवर सक्सेस। तो रियलिटी में यह जो प्रक्रिया बहुत ही जटिलताओं से भरा है, हाई डिफिकल्टी। स्पीकर इज यूजली बैक बाय रूलिंग मेजॉरिटी। हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम देखिएगा यूजली पराया जो है रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर बनता है। अचीविंग द इफेक्टिव मेजॉरिटी अगेंस्ट देम इज अ स्टेटिकली इम्प्रोवेबल। ये बहुत ही इफेक्टिव मेजॉरिटी के खिलाफ होता है और ये स्टेटिकली इम्प्रोवेबल की जो बात कर ये एक ऐसी घटना होती है जिसकी घटित होने का मतलब जिसका घटना होने का संभावना जो है ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी हो जाए ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये अगर हो जाता है तो इसको स्टेटिकली इम्प्रोवेबल कहते हैं। जैसा कि इस जो बैलेंस चेक एंड बैलेंस में दिखाया जा रहा है, ये जो है रिमूवल जो प्रक्रिया जो है हल्का है, नहीं है। सिंबोलिज्म, ये एक सिंबोलिज्म है, एक तरह से दिखाने का, सरकार को दिखाने का कि जनता में अविश्वास जाए कि ये जो है स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, ये पक्षपाती है। ये एक पॉलिटिकल तौर पर स्ट्रेटजी भी हो सकता है। ऐसा हमने ये नहीं कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी का होगा, हम आपको बता रहे हैं ये पॉलिटिकल एक एजेंडा भी हो सकता है। द स्ट्रेटजी द गोल इज सिंबॉलिक। इसका जो है लक्ष्य एक सिंबॉलिज्म होता है, मतलब पराया इस तरह की घटना। मोशन आर प्राइमली यूज द फॉर्मली रिकॉर्ड डिसेंट। और ये असहमति प्रदान करने का एक जो है रिकॉर्ड रखने का तरीका की भी बात, मतभेद की बात की जा रही है। एंड चैलेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ चेयर ऑन पार्लियामेंट्री। और ये आगे चल के जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा, ये व्यक्ति जो है पक्षपाती था, ये बायस था, पक्षपात करता था। ये तो थैंक यू। अगर आपको इसी तरह का चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह जो है हमारे साथ जो है इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेट्स साइनिंग। थैंक यू।